Hello Dynamites, let's jump into the video that will light up your mind. Our today's target is work and energy. Let's master it like a pro. मूव करते हैं और मान लीजिए कि हमने दरवाजे पे हीट कर दिया तो हमारी एनर्जी क्या हो गई, जब मूव किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। जब इस पे टकराया तो आपने देखा करंट एनर्जी, और करंट एनर्जी चेंज इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी। और हमारा Let's begin. सबसे पहले वर्क होता क्या है, हमें जानना चाहिए कि वर्क क्या है। जो भी हम काम करते हैं, जैसे हमारे किचन में खाना बनता है, हम मूवी जाते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, गप्पे सप्पे मारते हैं, इसमें हमारा एनर्जी वेस्ट होता है और एक तरह से कहा जाता है कि हमने काम किया है। लेकिन साइंस के भाषा में ये सब काम नहीं है। तो काम है क्या साइंस के भाषा में? टू कंप्लीट द वर्क 3 conditions should be fulfilled. What are that conditions? देखिए, फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई होनी चाहिए और उस फोर्स के अप्लाई होने से उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस होना चाहिए, उसे कुछ दूरी तय करनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि कुछ काम हुआ है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हम फुटबॉल को हिट करते हैं और फुटबॉल कुछ दूरी तक डिस्प्लेस्ड हो जाता है, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल हो जा रहा है कि हमारे द्वारा फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और इस फोर्स के कारण वो बॉल एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। इट मीन्स हम कुछ काम करते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक ट्रक पंचर हो गया और हम उसको धक्का दे रहे हैं, पूरी अपनी मेहनत लगा रहे हैं, हम पसीना पसीना हो गए, लेकिन ट्रक 1 इंच भी इधर उधर नहीं हिला और हम पसीना से लथपथ हो गए, अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर दिए। तो हम यहाँ नहीं कह सकते हैं कि हमने कोई काम किया है। क्यों? कि हमारे द्वारा फोर्स तो अप्लाई हुआ है, लेकिन सेकंड कंडीशन जो है डिस्प्लेसमेंट का, वो ऑब्जेक्ट कहीं डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे कोई काम नहीं किए हैं। अब देखते हैं वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। एक्चुअल वर्क का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हम एक ऑब्जेक्ट ए ले लेते हैं, इस ए के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं जो एफ है। इस फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट ए डिस्प्लेस्ड हो जाता है और वो एस दूरी तय करता है। यहाँ दोनों कंडीशन वर्क के लिए फुलफिल हो गया। एफ वर्क अप्लाई हुआ ऑब्जेक्ट ए के ऊपर और ऑब्जेक्ट ए एस दूरी तय कर लिया। इट मीन्स वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क के पास मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग आपके लिए हो सकता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है और उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर भी हमें स्केलर क्वांटिटीज मिल रहा है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटीज है, इसके डायरेक्शन का हमें पता नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है, हम बड़े क्लासों में डिटेल से पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। मान लो कि आप एक सूटकेस को खींच रहे हो, तो हमारा डायरेक्शन किसी एंगल पे है, लेकिन सूटकेस हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस्ड हो रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन कुछ और है, डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें डायरेक्शन का पता ही नहीं है। हम जहाँ फोर्स लगा रहे हैं उस दिशा में या उसके अपोजिट दिशा में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, किसी और दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है। तो अभी के लिए आप इतना समझ जाओ कि हमें डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। वर्क के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो आप याद रखिए कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम आ जाते हैं थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स शुड नॉट बी परपेंडिकुलर। हम देखते हैं कि ये कुली अपने सर के ऊपर बोझ रखा हुआ है और उस बोझ का फोर्स किधर की तरफ लग रहा है? नीचे की तरफ, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जमीन की तरफ लग रहा है, लेकिन वो डिस्प्लेस कहाँ पे हो रहा है? हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो हम बोल सकते हैं कि उसने कोई काम नहीं किया। ऐसा इसलिए होता है कि आप बाद में पढ़ोगे कि वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है और 10th क्लास में आप जानोगे कि कॉस 90 इक्वल टू 0 होता है। तो जब हम एफ एस में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क 0 हो जाएगा। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि W बराबर एफ एस क्यों लिखा है आपके सिलेबस में। वो इसलिए है कि यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि फोर्स के दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या फोर्स के दिशा के अपोजिट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जहाँ पे कॉस का मान 0 डिग्री है और कॉस 0 1 होता है, इसलिए W बराबर एफ एस पढ़ते हैं। लेते हैं इसके SI यूनिट की।
तो हम देख रहे हैं कि वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को ही हम जूल कहते हैं। अब हमें समझना है कि 1 जूल वर्क होता क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए हम अब बात करें कि 1 केजी चीनी कितना होता है, तो बड़ा आसानी से आपके दिमाग में आ जाएगा कि 1 केजी चीनी इतना होता है। लेकिन 1 जूल वर्क कितना होता है ये तुरंत हमारे दिमाग में नहीं आता है। तो चलो हम देखते हैं क्या है ये। तो 1 जूल वर्क इतना होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे, हम उसके मास के, उसके साइज के बारे में नहीं बोल रहे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड होता है और वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर तक डिस्प्लेस्ड हो जाता है, तो हम कहेंगे कि हमने 1 जूल काम किया है। वर्क भी 3 प्रकार का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क। तो जीरो तो मैं ऑलरेडी पहले आपको समझा चुका हूँ। अब हम देखते हैं पॉजिटिव वर्क क्या होता है। जब भी फोर्स अप्लाइड होता है और फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम कहते हैं कि वर्क पॉजिटिव है। जैसे हमने फुटबॉल को हिट किया, फुटबॉल उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ गया, हमारा पॉजिटिव वर्क। इसके जस्ट अपोजिट निगेटिव वर्क होता है कि फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे अगर हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो फेंक तो हम ऊपर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऊपर के अपर डायरेक्शन में हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, यानी दोनों अपोजिट हो जा रहे हैं, तो यहाँ निगेटिव वर्क हो रहा है। एक दूसरा एग्जांपल अपने बाइक का ले लेते हैं। जब हम बाइक चलाते हैं और ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट काम करता है। डिस्प्लेसमेंट किस दिशा में होता है, जिस दिशा में बाइक चल रही होती है उसी दिशा में वो थोड़े दूर आगे जाके रुक जाता है। यहाँ जो वर्क होगा वो एक निगेटिव वर्क होगा। आई होप वर्क आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी पे। अब हम शुरू करते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या है? आवर लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। हम जानते हैं कि एनर्जी के बिना हमारा लाइफ संभव नहीं है। हम देखते हैं हमारी गाड़ियाँ चलती है, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। खाना बनता है एलपीजी से या लकड़ी से, उसके लिए एनर्जी चाहिए। मेन सोर्स सन एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी है और जिसी के ऊपर लाइफ और ये यूनिवर्स टिका हुआ है एनर्जी के ऊपर। लेकिन साइंस में भी इसका एक डिफिनिट मीनिंग है एनर्जी का, जिसे हम अभी समझेंगे कि क्या है एनर्जी। साइंस में एनर्जी का डिफिनिट मीनिंग होता है और वो होता है जो हम वर्क करते हैं वही एक एनर्जी है। यानी हम सिंपल भाषा में कहें तो एबिलिटी टू डू वर्क, यानी हमारी कैपेसिटी कितना है काम करने की, वही हमारी एनर्जी है। यानी जो हम काम करते हैं वो हमारी एनर्जी हो जाती है। मीन्स एनर्जी बराबर वर्क डन। इसका SI यूनिट भी सेम होता है, जूल होता है। अब समझने की बात है कि 1 जूल एनर्जी होता क्या है। वेरी सिंपल, 1 जूल एनर्जी का मतलब है कि 1 जूल वर्क करने के लिए 1 जूल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसके लार्ज यूनिट की बात करें तो होता है किलो जूल, यानी 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। एनर्जी और वर्क दोनों सेम है, तो ये दोनों ही स्केलर क्वांटिटी भी है। इसमें भी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने फॉर्म्स होते हैं एनर्जी के। हम देखते हैं मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, एक्सेट्रा, बहुत सारी एनर्जी, हमारा मस्कुलर एनर्जी। लेकिन हमें सिलेबस में पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी। हम यहाँ पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी वो होता है जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के वजह से होता है। इसको याद रखने के लिए वेरी सिंपल है कि आप इसके हिंदी को याद रखिए, यानी गतिज ऊर्जा। जैसे हम याद रखते हैं गतिज, यानी उसके गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। फिर कभी नहीं भूलेंगे। हम अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं कि जिस चीज़ की स्पीड ज़्यादा होता है वो ज़्यादा खतरा करता है, यानी वो ज़्यादा तेज़ी से हीट करता है। इसके एग्जाम्पल जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है सारे आ जाएंगे, जैसे एरोप्लेन, मूविंग कार, मूविंग बाइक्स, राइफल से निकला हुआ बुलेट, एक्सेट्रा। तो इससे हम क्या देखते हैं कि जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उन सब में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। और जितनी तेज उनकी मूवमेंट होगा, गति होगा, उतना ही ज़्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv², जहाँ पे m
ऑब्जेक्ट का मास है और v उसकी वेलोसिटी है। अब हम इसका डिराइवेशन देख लेते हैं। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, यानी u 0 है, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, रुका हुआ है। इस पे एक फोर्स F अप्लाई हो रहा है और ड्यू टू इट फोर्स ऑब्जेक्ट s डिस्टेंस तक मूव हो जाता है और इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाता है। तो हम जानते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट Fs। हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें वैल्यू किस किस चीज़ की चाहिए अभी आगे बढ़ने के लिए, एक तो फोर्स की और एक डिस्प्लेसमेंट की। तो हम अभी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स पता कर लेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स क्या कहता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ma। अब हम देखते हैं s कैसे आएगा। हम जानते हैं कि मोशन का एक इक्वेशन होता है v² माइनस u² बराबर 2as। इससे हमें s पता चल जाएगा, s इक्वल टू v² माइनस u² बाई 2a। अब हम इस f और s के वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ma इंटू v² माइनस u² बाई 2a। a से a कैंसिल हो जाएगा और चूंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा हमारा m और कोष्ट में हो जाएगा v² माइनस 0² बाई 2, यानी हाफ mv² हमारा फाइनल आंसर आ गया, जो प्रूफ हो गया कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। अब हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज़्यादा होता रहेगा, क्योंकि v स्क्वायर में है। हमें पता है कि किसी भी डिजिट का हम स्क्वायर करेंगे तो वो कितना ज़्यादा हो जाएगा। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 टाइम्स, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 टाइम्स। तो ऐसे ही ये स्पीड के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता रहेगा। अब हम जान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या है। इसका हिंदी होता है स्थितिज ऊर्जा। तो जैसे कि हिंदी से पता है हमें, स्थितिज मतलब वो अपने स्थिति के कारण उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, यानी द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, mgh, जहाँ m ऑब्जेक्ट का मास है, g ग्रेविटी है और h हाइट है। हम इसके डिराइवेशन से इसे क्लियर करेंगे कि mgh आता कहाँ से है। पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एरो एंड बो, देखिए जिस पोजीशन में है, अगर जैसे हाथ छोड़ेंगे, क्योंकि इनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे हाथ छोड़ेंगे तीर बिल्कुल तेज़ी से आगे चला जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम रबर का। दोनों हाथों से रबर को जब स्ट्रेच करते हैं तो उसके अंदर क्या आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम एक हाथ को छोड़ें तो दूसरे हाथ पे चोट लग जाता है, क्योंकि हमारा पोटेंशियल एनर्जी दूसरे हाथ पे जब छोड़ते हैं तो किस में बदल जाता है, काइनेटिक एनर्जी में, और हमारे हाथ को हिट कर देता है। अब इसका डिराइवेशन देख लेते हैं। डिराइवेशन के लिए हम फिर m मास के एक ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं और इसे ग्रेविटी के अगेंस्ट h हाई तक रेज करते हैं, उठाते हैं। कहाँ से, ग्राउंड से, हैं। तो हमें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर उठाने के लिए मिनिमम फोर्स की आवश्यकता होगी, और वो मिनिमम फोर्स होगा कितना, उसके वेट के बराबर होगा। और हमें पता है वेट होता कितना है, वेट होता है उसके मास इंटू ग्रेविटी। तो हमारा फोर्स, मिनिमम फोर्स कितना होगा, उसके वेट के बराबर होगा, यानी F इक्वल टू mg। यहाँ हम देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जितने हाइट तक हम ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर उठाए हैं, यानी h, हमारा डिस्प्लेसमेंट h हो जाएगा। तो हमें पता है वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी Fs। तो F की वैल्यू है हमारे पास mg, यहाँ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है h, तो वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू mg इंटू h। तो आ गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी mgh। ये प्रूफ हो गया। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से एक हाइट तक उठाने में जितना वर्क डन होता है, वही उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। अब हम इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पे आ गए हैं, जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
तो हम ये जानते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मीन्स कि हम ना ही तो एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस एनर्जी क्या होता है, वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। इसके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारा मस्कुलर एनर्जी है। हम अपने हाथ के अंदर क्या है, मस्कुलर एनर्जी है। अब हम इसको मूव करते हैं और मान लीजिए कि हमने इस दरवाजे पे हिट कर दिया, तो हमारी एनर्जी क्या हो गई, जब मूव किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। जब इस पर टकराया तो आपने देखा साउंड आया, थोड़ा सा हीट भी इस पर जनरेट हुआ होगा। यानी हमारी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज हो गई, मस्कुलर एनर्जी चेंज हो गई काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज हो गई, साउंड और हीट एनर्जी में। हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी हमारे पास एक बैटरी है। आप लोग जानते हैं बैटरी के अंदर क्या रहता है, केमिकल एनर्जी। जब हमारा सर्किट पूरा हो जाता है तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, लाइट एंड हीट एनर्जी में। देखिए, केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, करंट एनर्जी, और करंट एनर्जी चेंज इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी। चलो अब हम देखते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी हर जगह सेम होता है। इसको एक इक्वेशन से समझते हैं। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो h हाइट तक रेज करके ऊपर रखा गया है, और इसको हम फ्री फॉल करते हैं, यानी वो h हाइट से नीचे आ रहा है ग्राउंड पे। तो पहले y पे आता है, फिर z पे आता है। z जो है ग्राउंड से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर है, मतलब ग्राउंड में टकराया नहीं है। टकराएगा तो क्या होगा, ये साउंड और हीट एनर्जी में बदल जाएगा। तो जस्ट टकराने से पहले यानी h यहाँ पे हम 0 ही लेंगे। अच्छा, y को हम बिल्कुल मिडिल में लिए हैं। क्यों लिए हैं मिडिल में, ताकि हमारा कैलकुलेशंस आसान हो जाएगा। बाकी तो इसको हम किसी भी पॉइंट पे ले सकते हैं, क्योंकि जब ऊपर से नीचे गिर रहा है तो किसी भी पॉइंट पे सेम ही आएगा। लेकिन हम अभी 3 पोजीशन पे इसका प्रूफ करते हैं, x, y और z पे। तो मैकेनिकल एनर्जी एट पोजीशन x, y एंड z। तो सबसे पहले हम x पे देखते हैं। तो x पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh, और काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mv²। तो चूंकि v² भी 0 है और u भी 0 है, तो ये कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, क्योंकि हम हाफ mv² में v² को जब 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यानी हमारे पास दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बच जाएगा, mgh बच जाएगा। यानी एट पोजीशन x मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू mgh। अब हम देख लेते हैं मैकेनिकल एनर्जी एट पोजीशन y। तो y पे h कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा दोनों के लिए। पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी हाफ होगा और काइनेटिक एनर्जी के लिए भी हाफ होगा। तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh प्लस हाफ mv²। चूँकि mgh के लिए h कितना है, हाफ, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ mgh। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mgh। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें v² पता करना पड़ेगा। तो v² के लिए फॉर्मूला हमें पता है, v² माइनस u² इक्वल टू 2gh। तो v² माइनस u चूँकि 0 है तो 0² इक्वल टू 2g इंटू हाफ h। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी v² इक्वल टू gh हमारे पास हो गया। अब इस वैल्यू को हम v² की जगह पे रख देंगे। तो हाफ m इंटू gh यानी हाफ mgh। दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा मैकेनिकल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mgh प्लस हाफ mgh इक्वल टू mgh। तो हमने क्या देखा कि एट पोजीशन y मैकेनिकल एनर्जी इज सेम एज mgh। अब हम आ जाते हैं पोजीशन z पे। पोजीशन z पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के लिए h कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों कि ये ग्राउंड पे आ गया है, ग्राउंड से जस्ट थोड़ा सा ऊपर। और काइनेटिक एनर्जी के लिए कितना डिस्टेंस हो जाएगा, h डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि ये h हाइट से नीचे आ रहा है, यानी उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, h हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे कितना हो रहा है, mgh प्लस हाफ mv²। चूँकि h पोटेंशियल एनर्जी के लिए कितना है, 0 है, तो mg इंटू 0 यानी mgh क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², अगेन हमें v² पता करना पड़ेगा। v² माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh, v² माइनस 0² 2gh, v² इक्वल टू 2gh आ गया। इस वैल्यू को जब हम v² की जगह पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ m इंटू 2gh, 2 से 2 कैंसिल हो गया यानी mgh। अब दोनों को जब हम प्लस कर दिए, पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, mgh। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे भी सेम हमें मिला मैकेनिकल एनर्जी, यानी हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट, यानी हर जगह हमारा मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। एट पोजीशन x, y एंड z मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, लॉस होते जाता है। और जितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस होता है उतना ही उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाता है, क्योंकि v का मान उतना ही बढ़ते जाता है। हम आ गए इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, जो है पावर। देखिए, पावर भी आम भाषा में और साइंस में अलग अलग है। आम भाषा में पावर हम किसे कहते हैं, जैसे पॉलिटिकल पावर, किसी पोजीशन का पावर। लेकिन साइंस में पावर का मतलब क्या होता है, हम यहाँ समझेंगे। देखिए, रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक निश्चित समय में कितना काम करते हैं, वो हमारी शक्ति हो गई, वो हमारी पावर हो गई। या एक निश्चित समय में हम कितने एनर्जी को ट्रांसफ़र कर पाते हैं, वही हमारा पावर हो गया। तो ये हम किसी ऑब्जेक्ट का वर्क W ले लेते हैं और वो t टाइम में जितना काम करता है वही उसका पावर हो जाएगा। यानी पावर इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम, यानी W बाई टाइम। और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, वर्क डन का क्या होता है, जूल, और टाइम का सेकेंड, यानी जूल प्रति सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड को हम वाट भी कहते हैं। वाट इसलिए कहते हैं कि जेम्स वाट जो साइंटिस्ट थे उनके ऑनर में हम इसे वाट कहते हैं। चलिए, अब 1 वाट पावर होता कितना है, यानी 1 जूल काम पर सेकेंड अगर हम करें तो उसे हम कहेंगे कि 1 वाट काम हुआ है। या हम क्या कह सकते हैं कि पर सेकेंड 1 जूल एनर्जी का अगर कंजप्शन होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, 1 वाट कहते हैं। और 1 वाट इक्वल टू 1 जूल प्रति सेकेंड। और इसी का जो है मेजर ऐसा यूनिट क्या होता है, यानी बड़ा यूनिट क्या होता है, 1 किलोवाट। तो किलो जहाँ भी लग गया क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1000 वाट्स हो जाएगा। 1 यूनिट ऑफ एनर्जी, जैसे जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक यूज होता है तो हम किस यूनिट में मापते हैं। तो 1 यूनिट एनर्जी कितना होता है, 1 किलो वाट हावर्स। 1 किलो वाट का क्या हो जाएगा, 1000, और हावर्स का क्या हो जाएगा, 62 इंटू 60, यानी ये क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 60 इंटू 60 जूल। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6 और 10 टू द पावर 6 जूल। 10 टू द पावर 6 कैसे आएगा, देखिए कितना जीरो हमारे पास बच जाता है, 1 2 3 4 5, और 6 जा 36 होता है। और हमने एक पॉइंट आगे लगा दिया, यानी 1 0 और इसमें ऐड हो जाएगा, यानी 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। I hope you understand this chapter. Please like, share and subscribe. Thank you, Dynamite. Keep lightning, keep smiling.